बस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ यूनिट 5 इथनोबॉटनी 2। ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, फोर्थ सेमेस्टर। और बच्चों, ये इथनोबॉटनी के मैंने अभी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उसमें आपको स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रही थी। और मैं इतनी मेहनत से स्लाइड्स बनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने जो कुछ इतनी मेहनत की आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखें। ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इथनोबॉटनी के पहले जो एक लेक्चर था उसमें आप लोगों ने आधा टॉपिक पढ़ लिया था। अब ये उसके आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले तो देखेंगे कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन क्या हैं, सिद्धा, आयुर्वेदा और यूनानी, और उनमें क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ आयुष, एनएमपीबी, सीमैप और सीएआरआई, ये जो 4 गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स है या डिपार्टमेंट्स है, ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन्स की, उसको किस तरीके से आज की गवर्नमेंट लेती है। तो आज की गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी मेडिसिन की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है उसको ध्यान दिया जाता है, उसको सर्च आउट किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके अलावा भी क्या सेम पोटेंशियल वाले कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उस तरह की वो रिएक्शन दे सकते हैं। फिर उसके बाद उनका एक्सट्रैक्शन और फ्रैक्शनेशन किया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी गाइडेड आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स करने के बाद उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं कि उसके क्या कंपोजिशन है जो कि हमें फ़ायदा करता है। फिर उसका फॉर्मुलेशन और डोजेज डिसाइड किया जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशंस किया जाता है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि उस स्टैंडर्ड के अलावा उस मेडिसिन का कंपोजिशन नहीं बनाया जा सकता है। फिर टॉक्सिसिटी उसकी चेक की जाती है कि उसमें कोई ऐसे टॉक्सिन्स तो नहीं है जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करे। उसकी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती हैं, कुछ ह्यूमंस पर या कुछ एनिमल्स के ऊपर, जिससे कि ये पता कर सके कि उसका कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद उसको पेटेंट किया जाता है और फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और ये लॉन्चिंग उसकी ग्लोबल मार्केट में ओपन होने के बाद ही उसकी सेल हो सकती है। अब आप देखिए कि आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा आप लोग हमेशा नाम सुनते रहते होंगे और एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसको हमारा हर इंडियन जानता है कि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन्स हैं वो हर्बल होती हैं, प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं प्लांट्स की, चाहे वो उसकी पत्ती हो, उसका तना हो, उसकी जड़, फूल, कोई भी पार्ट हो सकता है जिसको कि हम इस ट्रेडिशनल मेडिसिन वे में यूज़ करते रहे हैं। तो आयुर्वेदा इज़ ओल्डेस्ट हीलिंग साइंस ओरिजिनेटेड इन इंडिया मोर देन 5000 ईयर्स। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आयु का मतलब होता है एज, यानी कि लाइफ, और वेदा मतलब होता है साइंस। तो जो आयुर्वेदा का मतलब हुआ कि जो एज और साइंस के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी साइंस। द साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं इसको इसीलिए, और मदर ऑफ ऑल हीलिंग भी बोला जाता है। आयुर्वेदा के बाद हम लोग आते हैं कि सिद्धा और आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आयुर्वेदा किसी भी रोग के लक्षणों पर आधारित होकर
स्टडी करता है, फिर उसको मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस दिए जाते हैं जो कि जड़ी बूटियों से तैयार होते हैं। सिद्धा का भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन कि वो जड़ी बूटियों से ही तैयार किए जाएंगे, लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस है कि देखिए, पुराने समय से कहा जाता रहा है कि हमारा शरीर 3 पंच महाभूतों से मिलकर बना रहता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और इन 5 शरीरों में ये इनका कंपोजिशन जो चेंज हो जाता है तभी कोई भी बीमारी पैदा होती है। तो इसीलिए वो लोग जब सिद्धा मेडिसिनल वे में जाते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, तो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को कम ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है, उसको ध्यान में दिया जाता है। और ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है ये बेसिकली तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ था, और सिद्धार्थ अगस्त्यार के नाम पर इस मेडिसिनल सिस्टम को सिद्धा मेडिसिन कहते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदा और सिद्धा सेम है। आयुर्वेदा लक्षणों पर काम करता है, और सिद्धा जो है हमारे शरीर के 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपोजिशन पर कार्य करता है। इसके अलावा एक और मेडिसिनल सिस्टम आप लोग के सिलेबस में है, दैट इज़ यूनानी। तो यूनानी मेडिसिन्स भी बेसिकली प्लांट से ही ओरिजिनेटेड होती हैं, पर यह हमारे कंट्री से ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ये अरेबिक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है जो हिप्पोक्रेट्स और गैलन जैसे ग्रीक फिजिशियंस ने लॉन्च किया था, और हमारे कंट्री की ये बहुत ही विशेषता है कि यहाँ पर जो आता है तो यहीं का होकर रह जाता है। तो इसीलिए, और हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब हम लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह जो अच्छी चीज़ आई तो हमारे देश ने उसको स्वीकारा है। तो उसी तरह ये यूनानी मेडिसिनल सिस्टम आया था, और फिर हमारे देश में इस तरीके से आत्मसात हो गया कि आज यूनानी मेडिसिनल सिस्टम के यहाँ पर कॉलेज भी हैं, और अच्छे यूनानी जो वैद्य हैं वो ये गारंटी लेते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं उनमें जो कि किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, जिनका और किसी भी सिस्टम में इलाज नहीं हो पाता, वो यूनानी दवाइयाँ कर देती हैं, यूनानी सिस्टम से हो जाता है। जैसे कि किसी को बलगम बहुत ज़्यादा आता हो, दम फूलता हो, येलो बाइल हो या ब्लैक बाइल हो, इस टाइप की जो बीमारियां हैं जो और किसी भी मेडिसिनल सिस्टम से पूरी तरह क्योर नहीं हो पाती, वो इस मेडिसिनल सिस्टम से क्योर हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, जैसे आंवला है, अश्वगंधा है, शतावरी है और पीपली है। ये सारी जो मेडिसिन्स हैं इनका यहाँ पर उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, और किस किस रेफरेंसेस में वो उनको यूज़ किया जाता है ये इस चार्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से पढ़ सकते हैं। और बच्चों, उनका जो बोटानिकल नेम है उसको ज़रूर से ज़रूर याद करें, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें आपको बोटानिकल नेम से ही हो सकता है पूछा जाए। अब आप देख रहे हैं आगे जो 4 गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ने मंत्रालय स्थापित किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो मेडिसिन्स हैं वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट ना करें, और हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को फॉलो करते हुए हों। तो ट्रेडिशनल की बात आते ही ये इथनोबॉटनी के अंतर्गत आ जाता है। अब ये आयुष मंत्रालय क्या है? तो आयुष का फुल फॉर्म ही है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। तो ये आयुष 5 ये मेडिसिनल सिस्टम्स हैं जो ट्रेडिशनली हमारे कंट्री में यूज़ किए जाते रहे। ये उन 5 को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया गया, जो कि इन सभी मेडिसिन्स पर काम करता है। तो ये जो आपने सारे मेडिसिनल सिस्टम्स पढ़े, सिर्फ आपने योगा और नेचुरोपैथी को नहीं देखा और होम्योपैथी को नहीं देखा, तो बेटा जो नेचुरोपैथी है वो भी प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं उसको। योगा आप लोग जानते हैं, योगा और प्राणायाम से जो है आपके शरीर में होने वाली बहुत सारे विकारों को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन उसको नियमित रूप से करना होता है। प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति में जो उत्पन्न हुई चीज़ें हैं उनको उसी फॉर्म में लेकर हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें। और होम्योपैथिक भी इसी तरह से काम करता है। जैसे कि बेलाटा क्यू एक मेडिसिन है, तो फिर वो बेलाटा नाम के इंसेक्ट से डिराइव की जाती है। जबकि जो लाइकोपोडियम है, कैथरेंथिस है, ये सारी जो है प्लांट से, क्योंकि कैथरेंथिस नाम का एक प्लांट होता है, उससे जो ऑब्टेन की जाती मेडिसिन उसको कैथरेंथिस कहते हैं। लाइकोपोडियम एक प्लांट है जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो लाइकोपोडियम से जो दवाई ऑब्टेन होती है उसको लाइकोपोडियम कहते हैं। तो मतलब ये सारी मेडिसिन्स भी किसी भी जीव से या प्लांट से ओरिजिनेटेड होती हैं होम्योपैथिक। और होम्योपैथिक हमारे देश का सिस्टम नहीं है। जिस तरह यूनानी मेडिसिनल सिस्टम अरेबिक कंट्रीज से आया था, उसी तरह होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम जर्मनी से आया था और फिर हमारे देश की कल्चर में उसको आत्मसात हो गया। और आज हमारे यहाँ अच्छे खासे होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर पढ़कर हमारे यहाँ नए डॉक्टर्स तैयार होते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आयुष का क्या काम है? आचार्य चरक ने अपने समय में इस आयुष की एक परिकल्पना की थी, जो कि सारे मेडिसिनल सिस्टम्स ट्रेडिशनली जो यूज़ किए जाते रहे हैं इंडिया में, उनको एक जगह पर लाने की उनकी परिकल्पना थी। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है, जिसका काम ही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में यूज़ होने वाले प्लांट्स हैं, उनके बारे में एजुकेट करना, उन पर रिसर्च करना, उनको प्रोपेगेट करना, उगाना और उनसे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को कैसे बनाया जाएगा उस पर रिसर्च करना, उनकी क्वालिटी मेंटेन करना और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखना कि उसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो फिर उस तरीके की चीज़ें भी रिसर्च के द्वारा ये आयुष मंत्रालय अपने अंडर में करवाता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन हम लोग के लिए सही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको कि हम लोग लेकर बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो एक आप लोग को दिया गया है टॉपिक NMPB। तो ये NMPB देखिए, इसके जो वेबसाइट है उसके कवर पे ही लिखा हुआ है, अडॉप्ट आयुर्वेदा टू मेक एवरी होम हैप्पी एंड हेल्दी। यानी कि आप आयुर्वेदा मेडिसिनल सिस्टम को यूज़ करके अपने घर को स्वस्थ और समृद्ध और खुश बना सकते हैं। समृद्ध इसलिए क्योंकि जो है, अगर आप बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर्स की जेब में आपके पैसे नहीं जाएंगे और आप लोग समृद्ध हो सकेंगे। तो NMPB का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड भी आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। 24 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और आयुष मंत्रालय के साथ ये बाकी सारे मेडिसिनल सिस्टम पे काम करता है। और साथ साथ इनका जो मेन काम है वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में रिसर्चेस करना, उनका कल्टीवेशन, उनका प्रोपेगेशन और उनके बारे में सारी नॉलेज को स्प्रेड करना, उनको इन सीटू और एक्स सीटू उसके ऊपर टेस्ट करना और उनको जनता के बीच में लाना और उनको सही फॉर्म में लाना, सही हाथों में लाना और सही सिस्टम पे लाना, ये पूरा काम NMPB का है। देखिए NMPB का रोल क्या होता है कि NMPB एक कंट्रोलिंग एजेंसी आप उसको कह सकते हैं, कि वो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो भी किसी मेडिसिन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि फंड्स, प्रोड्यूसर, मार्केट, बायर, और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही NMPB का काम है। वो इन सब लेवल्स पर अपनी मदद प्रोवाइड कराता है, जिससे कि मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने वाले और फॉलो करने वाले लोग इससे सुविधाजनक रूप से पा सकें। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये झांसी में है। इसका वहाँ का ये पिक्चर दिखाई गई है। CARI यानी कि सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो आयुर्वेदा का कॉलेजेस है बेसिकली ये, तो ये बेंगलुरु में है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये काम करते हैं।
इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, पर इसके इंस्टीट्यूट इंडिया में कई सारी जगह पर है, जो कि क्लिनिकल रिसर्च यूनिट है, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन रिसर्च यूनिट है, सर्वे ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स यूनिट है। तो इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। और इनका जो मेन काम है वो कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर ने हमें दी है, हम उसे कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जब उसको एप्रोप्रिएट जगह, एप्रोप्रिएट वेदर, एप्रोप्रिएट रख रखाव नहीं मिल पाता है, तो फिर वो चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। तो उनका संरक्षण करना वो किस तरीके से किया जाए, तो ये ही इसका काम है CARI का। और फिर ये देखते हैं कि इन सीटू माने प्लांट बॉडी के अंदर, और एक्सिटू मीन्स प्लांट बॉडी के बाहर से हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं इस काम में लगी रहती हैं। साथ ही ये जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, तो वो भी बताते हैं। जो किसान मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करते हैं, ये उनको बताते हैं कि उसके कल्टीवेशन के समय किस तरह की सावधानियां रहनी चाहिए, जिससे कि उनका उत्पादन अच्छा सा हो सके। इसके अलावा आप लोग को एक और इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, जिसका नाम है CMAP। ये CMAP की पिक्चर है। मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा दिखता है ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग लखनऊ गए थे। लखनऊ में आप लोग NBRI गए थे। जिस तरह NBRI के नाम के आगे लिखा हुआ था CSIR NBRI, उसी तरह CMAP के आगे भी लिखा हुआ है CSIR CMAP। तो CSIR बेसिकली क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसी के अंतर्गत NBRI भी आता है और उसी के अंतर्गत CMAP भी आता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। और ये एक प्रीमियर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से लखनऊ में लोकेटेड है उसका हेडक्वार्टर। और ये क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, प्रायो प्रोस्पेक्टेशन करते हैं, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, एक्सट्रैक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बायोएक्टिव फाइटोमॉलिक्यूल्स करते हैं। तो ये सब करने के लिए इनके पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लगभग 100 साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, 162 टेक्निकल ऑफिसर्स, 129 सपोर्टिंग स्टाफ और 300 यहाँ पर डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया अभी कि लखनऊ में है, पर इसके और भी सेंटर्स हैं जो कि बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पंतनगर में और पुराना में हैं। और WHO ने अप्रूव किया है कि एंटी मलेरियल मेडिसिन बनाने के लिए यहाँ पर CSIR CMAP ने बहुत अच्छी मेडिसिन, अभी इंडिजिनस मेडिसिन को डेवलप किया है। और यही काम है। आप लोग जब एक्सपोजिशन गए थे NBRI में, तब आपने वहाँ पर कई सारी मेडिसिन देखी थी, जो कि NBRI और CMAP के तत्वावधान से जो है बनी हैं, और उनके जो कंबाइंड एफर्ट से बनती हैं कई चीज़ें। तो जो वो एक्सपोजिशन में रखी गई थी, फिर इस फॉर्मुलेशन को किसी कंपनीज़ को दिया जाता है, जो कि उसी सेम कंपोजिशन को बनाती हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं। तो बेसिकली नई मेडिसिन्स का पूरा क्रेडिट हमारे इन इंस्टीट्यूट्स को जाता है, इनके साइंटिस्ट को जाता है। इनिशियली जो सेटअप था वो पहले CMAP को सिम्पो कहा जाता था। 1957 में इसको प्लान किया गया और 1959 में इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की। पर 1978 में ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया, और 1978 से ये CMAP के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है कि CMAP का पुराना नाम क्या था, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, और उसका क्या फुल फॉर्म है और उसका क्या एब्रीवेशन है। दोनों चीज़ें आप याद करिएगा, उनका ईयर भी याद करिएगा।
द इंस्टीट्यूट शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट कैंपस नियर कोकरेल फॉरेस्ट। कोकरेल फॉरेस्ट के पास इसका कैंपस है और हमारे कई ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च वर्क भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में नेट में क्वालिफाई किया था हमारे एक स्टूडेंट ने, जिसकी 4th रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। तो उसने यहाँ पर फर्दर उसको फेलोशिप भी मिली थी रिसर्चेस के लिए, तो उसने यहीं CMAP से ही अपने रिसर्च वर्क को पूरा किया। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। और लास्ट में आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोट, बिलीव यू कैन एंड यू कैन हैव फेथ देयर। मैंने जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया, मतलब आप आधा रास्ता पार हो गए। तो इसलिए बच्चों, आप लोग को बहुत ज़रूरी है मेहनत करना और अपना एक टारगेट सेट करना। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये मेरा टारगेट है, तो आप लगभग उसके आधे रास्ते कवर कर लेते हैं। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और अब आप लोग को स्लाइड्स भी क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। तो आज के लिए गुड नाइट।